एक शख्स मुंबई के अपने घर से अचानक गायब हो जाता है। बीबी को टेंशन होने लगती है कि आखिर ये गया कहाँ। लाजमी सी बात है कि किसी का भी शौहर गायब हो जाएगा तो उसकी बीबी पैनिक करने लगेगी। तो इसकी भी बीबी पैनिक करने लगती है और वो अपने पति को लगातार ढूंढने लगती है। लेकिन जब 4 दिन तक उसका कोई पता नहीं चलता है तो वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाती है। कंप्लेन लिखवाने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चलता। उसका भाई भी उसे गोंडा से ढूंढने मुंबई आ जाता है, लेकिन फिर भी उस शख्स का कोई पता नहीं चलता है। फिर बच्ची कुछ ऐसा बताती है कि लोगों के होश उड़ जाते हैं। उसकी 6 साल की बच्ची ने आखिर ऐसा क्या बता दिया था कि लोगों के होश उड़ गए। नमस्कार, मैं अदिति सिन्हा और आप सुन रहे हैं मुझे कहानियां बाय अदिति सिन्हा में। आज की कहानी है रईस की। रईस जो कि मुंबई में रहता है। दरअसल वो रहने वाला गोंडा का है, लेकिन वो मुंबई में अपने परिवार के साथ रहता है। आइए तो इस कहानी को शुरू से जानते हैं और जानते हैं कि क्या हुआ इसमें कि रईस गायब हो गया। रईस गोंडा का रहने वाला है। रईस का शहीदा के साथ निकाह होता है। दोनों काफ़ी खुश रहते हैं। दोनों गोंडा के ही रहने वाले हैं और दोनों की अरेंज मैरिज होती है। दोनों का निकाह होता है। दोनों काफ़ी खुश रहते हैं। पारिवारिक जीवन काफ़ी अच्छे से गुजर रहा होता है। दोनों के बीच में प्यार भी बेशुमार होता है। शादी के 1 साल बाद उनको एक बेटी होती है। बेटी के होने के बाद जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। परिवार बढ़ा तो जिम्मेदारियां बढ़ना लाजमी है। परिवार बढ़ा, जिम्मेदारियां बढ़ी, दोनों के बीच में प्यार बढ़ा। रिश्ते जैसे जैसे गहरे होते जाते हैं, रिश्ते की मजबूती वैसे वैसे बढ़ती जाती है। 4 साल बाद फिर उनको एक लड़का होता है। अब परिवार और ज़्यादा बढ़ गया तो जिम्मेदारियां और ज़्यादा बढ़ गई। हर तरह की बात दिमाग में चलने लगी कि करियर, फ्यूचर और चीज़ें कैसे होंगी, बच्चे हैं तो उनकी परवरिश कैसे होगी, सब कुछ दिमाग में चलने लगा। ये सोचते हुए जो रईस था उसने नई नौकरी की तलाश शुरू की कि इतने में हमारा गुजारा नहीं हो सकता है, तो मैं किसी नई नौकरी को ढूंढता हूँ। नई नौकरी की तलाश में रईस मुंबई की ओर बढ़ा। उसे किसी ने बताया कि मुंबई में एक बहुत अच्छी नौकरी है, तुम वो जाके करो, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे पैसे भी हैं, तुम्हारे परिवार का पालन पोषण अच्छे से होगा, तुम्हारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। रईस इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए मुंबई चला जाता है। मुंबई में उसे सेल्समैन की नौकरी मिलती है एक कपड़े के दुकान में। तनख्वाह अच्छी होती है, सब कुछ अच्छा होता है, काम अच्छा होता है। जिस तरह का काम रईस करना चाहता था उस तरह का काम होता है। हालात सुधरने लगते हैं, जो वो चाहता था उसे वो मिला। फिर कुछ दिन बाद, जैसे कि कोई भी अपने घर से बाहर रहने जाता है, काम करने जाता है, तो वो फिर चाहता है कि वो अपने परिवार को भी वहाँ ले जाए और परिवार के साथ शिफ्ट हो जाए, क्योंकि बहुत तरह की दिक्कतें होने लगती हैं। परिवार के बिना मन नहीं लगने लगता है, बच्चों की याद आने लगती है, बीबी की याद आने लगती है। उसके बाद खाने पीने की भी दिक्कत होने लगते हैं कि कैसे कितने दिन तक कोई बाहर खा सकता है। खाने पीने की दिक्कतें बढ़ने लगी तो रईस ने भी फैसला किया कि वो अपने परिवार को मुंबई ले आएगा। परिवार को वो मुंबई ले आया। परिवार मुंबई में खुशी खुशी ये लोग रहने लगे। जो वो चाहता था वो कर रहा था। उसने अपनी बच्ची का एडमिशन भी करा दिया। वो बच्चों के फ्यूचर के लिए ही एक अच्छा काम ढूंढ रहा था, तो वो अपने बच्चे के फ्यूचर की तरफ ध्यान भी दे रहा था। उसने अपनी बच्ची का, जो कि 6 साल की थी, उसका एक स्कूल में एडमिशन भी करा दिया। लेकिन इन सब के बीच में एक ऐसी खिचड़ी पकने लगी कि रईस सोच भी नहीं सकता था इस बारे में। हम लोग कहीं भी रहते हैं तो अगल बगल में पड़ोसी होते ही हैं, और कहा भी जाता है कि पड़ोसी अच्छे होने चाहिए। पड़ोसियों के साथ आपकी अच्छी बननी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप पे कोई विपदा आती है तो आपके घर वाले बाद में पहुंचेंगे, पहले आपके पड़ोसी पहुंचेंगे, क्योंकि वो आपके बगल में हैं, आपके साथ हैं, वो आपके सुख दुख में आपको देख रहे हैं। रिश्तेदार तो सबके बहुत दूर रहते हैं, उनका इतनी जल्दी पहुंचना आसान नहीं है, तो जो नज़दीक में होता है वही आपकी देख रेख ज़्यादा अच्छे से करता है। तो आम सी बात है, सबके पड़ोसी होते हैं। आप कहीं खंडर में तो रह नहीं रहे, अकेले जंगल में भी नहीं रह रहे, तो पड़ोसी होंगे ही। उनका भी एक पड़ोसी था, अमित। अमित के साथ
रईस की बहुत अच्छी दोस्ती थी। लेन देन होते होते दोस्ती हो ही जाती है। रईस की दोस्ती हुई तो साहिदा की भी दोस्ती हुई। अब ये दोस्ती धीरे धीरे कैसे प्यार में तब्दील हो गई, किसी को पता नहीं चला। इन दोनों को पता था कि रईस के ऑफिस जाने का समय, यानी कि ड्यूटी पे जाने का समय और आने का समय क्या है। रईस की ड्यूटी 11 बजे से लेके रात के 9 बजे तक हुआ करती थी। इस बीच में साहिदा पूरी तरह अकेली हुआ करती थी। शायद इसी अकेलेपन का फायदा उठाते हुए साहिदा ने एक ऐसा संबंध बना लिया जिसे हमारे समाज में अवैध कहा जाता है। अब इसे अवैध इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी पत्नी है या आपका पति है, और इस बीच आप किसी और से दिल लगा बैठते हैं या किसी तरह का शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो इसे अवैध ही कहा जाता है। हमारे समाज में तो इसे अवैध ही कहते हैं। रईस अपने काम पे चला जाता, इधर साहिदा का प्यार परवान चढ़ने लगा। अमित जो था वो कुंवारा था, लेकिन साहिदा 2 बच्चे की माँ थी। शायद प्यार के पागलपन में शाहिदा ये भूल गई कि उसके 2 बच्चे भी हैं, उसका पति भी है। साहिदा को इस कदर प्यार हो गया अमित से कि वो सब कुछ भूलने भुलाने को तैयार थी। ये लोग तन्हाई में मिला करते थे। आम सी बात है, हर प्यार करने वाले तन्हाई में ही मिलते हैं। 2 लोग चाहते हैं कि जब कोई ना देख रहा हो, जब कोई ना हो, तो हम लोग आपस में मिल ले ताकि समाज में चर्चे ना हो, बातें ना फैले। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। आप कितनी भी कोशिश कर ले, ये बातें तो लोगों को पता चल ही जाती है। अमित लगातार साहिदा के घर आता जाता रहता था, और जब आता था तब रईस नहीं होता था। लोगों को ये बात खटकी, कानों कान ये खबर उठने लगी कि अमित और साहिदा का कुछ तो लफड़ा है। ये बात जैसे उठने लगी तो ये बात धीरे धीरे रईस के कान में भी पहुंची। जब रईस के कान में ये बात पहुंची तो उसने अपनी पत्नी को समझाने की पूरी कोशिश की। वो इस रिश्ते से लगातार आपत्ति जताता रहा, लेकिन कहते हैं ना कि जब इश्क का बुखार सर चढ़ के बोलता है तो इंसान अच्छा बुरा सही गलत इन सब के बीच का जो डिफरेंस होता है वो भूल जाता है। ऐसा ही कुछ साहिदा के साथ भी हुआ। वो अमित के प्यार में इस कदर पागल थी कि उसे कुछ भी समझ नहीं आया। रईस मना करता रहता, साहिदा ये सारी चीजें करती रहती। फिर भी रईस को दूसरों की बातों पे विश्वास उतना नहीं हुआ। वो कहते हैं ना कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके कभी भी अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए। रईस ने भी ऐसा ही सोचा कि ये तो सुनी सुनाई बात है, एक बार मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं कि क्या ये बात सही है। साहिदा को तो पता है कि रईस सुबह 11 बजे चला जाता है, रात के 9 बजे आता है, और वो उस बीच अमित से मिलती है। अमित के साथ अपना जो भी उसके प्यार के रिश्ते हैं, शारीरिक संबंध है, वो बनाती है। लेकिन इस बात से परेशान रईस एक दिन में ही चला आता है, दोपहर के समय में, और उस समय अमित साहिदा से मिलने आया हुआ होता है। दोनों को रईस आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ लेता है। लाजमी है कि किसी का भी शौहर अगर अपनी बीवी को इस तरह से देखे किसी गैर मर्द के साथ, तो उसका गुस्सा होना तो बनता है, उसे सदमा लगना भी, झटका लगना भी बनता है कि जिस पे मैं इतना विश्वास करता हूँ, जिससे मैं इतना प्यार करता हूँ, वो मेरे पीछे गैर मर्दों के साथ ये सारी चीज़ें करती है। जिस अवस्था में रईस ने उन दोनों को देखा था, रईस के होश उड़ गए, और इसके बाद ही रईस गायब हो गया। अब इसके बाद रईस गया कहाँ, हर किसी के मन में ये सवाल है। अब रईस गया कहाँ, ये तो आपको आगे की कहानी में पता चलेगा, क्योंकि अगर एक झटके में मैं सब कुछ बता दूं तो सस्पेंस खुल जाएगा, फिर कहानी सुनने का और सुनाने का मज़ा नहीं आएगा।
अब रईस गया कहाँ, सबके मन में ये सवाल उठने लगता है। लोग रईस को खोजने लगते हैं। सईदा 4 दिन तक रईस को खोजती है। फिर वो चौथे दिन पुलिस स्टेशन में कंप्लेन लिखाती है कि रईस कहीं गायब हो गया है, रईस का कुछ पता नहीं चल रहा है। वो बताती है कि उसका पति कहीं गायब हो गया है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, वो कुछ भी घर पे बता के नहीं गया था। लेकिन रईस सही होता है, उसकी मानसिक स्थिति सही होती है, तो पुलिस इस केस को उतने सीरियस नहीं लेती है कि ठीक है, दोनों मियाँ बीवी में कुछ बात विवाद हुआ होगा, वो कहीं चला हो गया होगा इस बात से गुस्सा होके, तो पुलिस इस नज़रिए से इस केस को देखती है। वहीं आपको बता दें कि वो 21 मई थी जिस दिन उसने अपनी बीवी और अमित को उस आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा था। यानी कि रईस ने शाहिदा और अमित को फिजिकल होते हुए जिस समय पकड़ा था वो दिन 21 मई का दिन था। यानी कि 4 दिन तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। पुलिस रिपोर्ट लिखाने के बाद भी कुछ पता नहीं चला। गोंडा से, क्योंकि वो गोंडा का रहने वाला था, तो गोंडा से भी लगातार उसके परिजनों का कॉल आता रहता था। तो हमेशा शाहिदा ही कॉल उठाती थी। वो बोलती थी कि इनका तो कुछ पता नहीं चल रहा, मैं भी लगातार इनको ढूंढ रही हूँ, लेकिन इनका कोई पता नहीं चल रहा। मैंने पुलिस स्टेशन में भी कंप्लेन लिखा दी है। जब ये सारी घटनाएं घट रही होती हैं, इतना कुछ हो रहा होता है, तो फिर गोंडा से रईस का भाई अनीस उसे ढूंढने आता है। अनीस अपने भाई को मुंबई ढूंढने आता है कि आखिर भैया चले कहाँ गए। जब भी फ़ोन करो तो भाभी उठाती हैं, भाभी भी परेशान हैं, उनको ढूंढ रही हैं। आखिर इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हो गया कि भैया गायब हो गए। उसको भी ऐसा लगता है कि हो सकता है कुछ पारिवारिक वाद विवाद हुआ हो। पति पत्नी जब साथ में रहते हैं तो 75 तरह की बातें होती हैं। किसी बात पे एक दूसरे का ओपिनियन नहीं मिलना, व्यूज़ नहीं मिलना, तो उसको लेके थोड़ा सा डिफरेंस बनने लगता है, ऐसा अनीश ने सोचा। जब अनीश मुंबई आता है तो वो भी अपने भाई को लगातार ढूंढने में लग जाता है। उनके दोस्तों से पूछता है, इधर उधर ढूंढता है, अगल बगल के लोगों से पूछता है, लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं होता है। इसी बीच एक दिन काम से शाहिदा बाहर गई होती है, वो घर में नहीं होती है। तो बच्ची अपने चाचा से कुछ ऐसा कहती है कि चाचा सक्का बक्का रह जाता है। हम सबके रिलेशंस अपने चाचा, मामा, मौसी, बुआ, इन लोगों के साथ बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारा बचपन इन लोगों के प्यार में बीता होता है। हम लोग जब भी मम्मी पापा से मार खाते हैं तो यही लोग बचाने आते हैं। सबके बचपन में ऐसी घटनाएं घटी हैं कि चाचू बचा रहे हैं, मामा बचा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उस बच्ची के भी अपने चाचा के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। वो 6 साल की बच्ची अपने चाचा से बहुत प्यार करती थी। चाचा का भी बहुत लगाव था अपनी भतीजी के साथ। तो माँ जब घर पे नहीं होती है तो बच्ची कुछ ऐसा कहती है कि अनीश के, यानी कि रईस के भाई के पैरों तले जमीन घिसक जाती है। बच्ची कहती है कि चाचा, मम्मी ने तो पापा को मार दिया। अब इस बात को सुनकर अनीश हक्का बक्का रह जाता है कि ये क्या हुआ। इतने दिन से तो भाभी भैया को ढूंढ रही हैं। बच्ची कहती है कि मैं इतने दिन से ये बात इसलिए नहीं बोल रही थी चाचा, क्योंकि मम्मी ने मुझे बोला था कि अगर तुम ये बोलोगी तो तुम्हें भी ड्रम में डुबा डुबा के मार दूंगी और तुम्हारे भाई को भी मार दूंगी। इसी डर के कारण किसी को कुछ भी नहीं बोलती है। वो अपने चाचा को भी बोलती है कि चाचा ये बात किसी को नहीं बोलना, नहीं तो मम्मी तुम्हें भी मार डालेगी। इस बात को सुनते ही अनीश अपनी भतीजी को गोद में उठाता है और उसे लेके पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन में बच्ची की गवाही को सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। वो भी सोचने लगते हैं कि कल तक जो ये बात गुमशुदगी की हो रही थी, उसकी खुद की बीबी आकर अपने शौहर के लिए रिपोर्ट लिखवा रही थी कि उसका शौहर गायब है, आज सडनली उसकी बच्ची कह रही है कि मम्मी ने पापा को मार दिया। अब ये बहुत बड़ा सस्पेंस उठता है।
पुलिस साहिदा का फ़ोन ट्रैक करती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन साहिदा अपने बातों को गोल 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 घुमा देती है। अब आप सोच सकते हैं कि औरत कितनी चालाक होगी जो अपने पति का कत्ल कर सकती है। उसकी चालाकी का क्या ही कहा जाए। बातों को गोल गोल घुमा देती है, मुद्दे पर आती ही नहीं है। लेकिन बच्ची की बात थी तो पुलिस का भी चेक करना बनता था, क्योंकि बच्ची बहुत श्योर थी इस बात को लेकर। तो पुलिस साहिदा के घर पहुंचती है। पुलिस जब साहिदा के घर पहुंचती है तो घर की तलाशी लेती है, चारों तरफ घर को देखती है। घर में कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है, लेकिन जब पुलिस घर से निकलने वाली होती है तो उसकी नज़र किचन में जाती है। लेकिन इसी बीच जब नज़र किचन पे जाती है तो पुलिस वाले भी थोड़ी देर के लिए थम जाते हैं। अब किचन में आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या अजीब था कि पुलिस वाले थम जाते हैं। दरअसल जो किचन की फर्श थी वो बिल्कुल नई बनी हुई थी, लेकिन ये बात भी बहुत बड़ी नहीं है। आप कहीं रहते हो तो आप वहाँ की चीज़ों को डेवलप करवाते हो, ठीक करवाते हो, अगर वो ख़राब है बनवाते हो। लेकिन इसमें अजीब ये था कि उस पर जो टाइल्स लगी हुई थी वो आड़ी टेढ़ी लगी हुई थी। अब मैं आपको बताती हूँ आड़ी टेढ़ी कैसे। आप कोई भी टाइल्स का डिज़ाइन देखोगे तो जिस तरह से डिज़ाइन होता है उसका, उसको अरेंज करके लगाते हैं। जो लोग लगाते हैं टाइल्स वो बहुत अच्छे से एक डिज़ाइन दे के उसको अरेंज करके लगाते हैं। लेकिन ये जो टाइल्स लगी हुई थी ये ऐसा लग रहा था कि बहुत हड़बड़ाहट में लगाई गई है, किसी चीज़ को छुपाने के लिए लगाई गई है। उसको चारों तरफ से इधर उधर कोई डिज़ाइन किसी तरफ भाग रहा है, कोई डिज़ाइन किसी तरफ भाग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने हड़बड़ाहट में लगा दी। अब ये बात पुलिस के दिमाग में खटकी। उसने फिर से साहिदा को बुलाया और साहिदा से इस बार सख्ती से पूछताछ हुई। सख्ती से पूछताछ हुई तो साहिदा भी टूट गई। जब साहिदा टूटी तो साहिदा ने सारी सच्चाई पुलिस को बताई। साहिदा ने बताया कि उस रात, जिस रात उसके पति ने उसे आपत्तिजनक स्थिति में अमित के साथ पकड़ लिया था, उस रात अमित और उसने मिलके पति का कत्ल कर दिया। उन दोनों को ये बात बहुत पहले से खटक रही थी, यानी कि अमित और साहिदा को रईस का उनके प्यार के बीच में दरार बनना उन दोनों को बहुत पहले से खटक रहा था। उन दोनों को लग रहा था कि ये बार बार हमें रोकता है, टोकता है, हमें मना करता है, हमें धमकियां देता है, तो इससे बेहतर है कि इसे ही खत्म कर दिया जाए। जब वो उस तरह से अपनी बीवी को देखता है आपत्तिजनक स्थिति में अमित के साथ, तो वो गुस्सा करने लगता है, दोनों पर हाथ उठाने लगता है। इसी को देखते हुए दोनों उसको मौत के घाट उतार देते हैं, दोनों उसका कत्ल कर देते हैं। ये सारी बातें बच्ची ने देख ली थी। बच्ची ने ये सारी बातें देख ली थी कि किस तरह से उसके पापा को मारा जा रहा है। लेकिन बच्ची ये नहीं जानती थी कि रईस को, यानी कि उसके पापा को किचन में छुपाया गया है। तो पुलिस ने किचन की बात तो खंगाल ली थी कि किस तरह से किचन में था। उन दोनों ने कत्ल तो कर दिया, लेकिन अब कत्ल कर दिया तो अपने कत्ल को, यानी कि अपने ऊपर लगे दाग को धोना भी था, यानी कि उस लाश को छुपाना भी था। रईस की लाश को छुपाने के लिए दोनों ने किचन को ढूंढा कि किचन सबसे बेस्ट प्लेस होगा। उन्होंने ये सोचा कि इसे किचन में ही गाड़ देते हैं। लेकिन किचन जो होता है वो काफ़ी छोटा होता है। आम घरों में भी किचन छोटे ही होते हैं, लेकिन मुंबई से अगर आप हैं और मुंबई में या फिर आपके कोई रिलेटिव्स रहते हैं तो आप ये बात बखूबी जानते होंगे कि मुंबई के फ्लैट्स छोटे होते हैं। महानगरी है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसके कारण वहाँ के फ्लैट्स काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, रूम्स छोटी होती है, किचन छोटे होते हैं। किचन छोटा होने के कारण इन्हें बॉडी को 3 पार्ट में काटना पड़ा था। ये बात सोच के भी रूह कांप जाती है कि एक बीबी जब निकाह पढ़ती है
तो अपने शौहर के साथ जीने मरने के वादे करती है। हर धर्म यानी कि हर बीवी धर्म निभाने का वादा करती है, लेकिन वो उसी शौहर को चाकू से रेत रेत के काट रही थी। उसके बाद दोनों किचन को खोदते हैं, टाइल्स हटाते हैं, किचन को खोदते हैं और किचन में उसको 3 फीट नीचे गाड़ देते हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि कितनी चालाकी से ये काम किया गया कि इर्द गिर्द किसी को ये बात पता भी नहीं चली। अगल बगल वाले लोगों को कानों कान इस बात की खबर भी नहीं चली कि अंदर खुदाई चल रही है और उसमें एक लाश को गाड़ा जा रहा है, वो भी लाश जो उसी घर के मालिक की है, यानी कि रईस की। लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन वो कहते हैं ना कि गलतियां छुप नहीं पाती हैं, आपका पाप कभी भी धुल नहीं पाता है। इसलिए बच्ची ने ये देख लिया था। जैसे ही ये बातें शाहिदा कन्फेस करती है, पुलिस लेबर्स को लेकर शाहिदा के और रईस के घर पहुंचती है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो खुदाई शाम में शुरू होती है। वो खुदाई सुबह तक होते ही रहती है। इतना गहरा खन के लाश को दफन किया गया था कि लाश को ढूंढने में 11 घंटे लग जाते हैं। दरअसल लाश को नहीं, लाश के टुकड़ों को ढूंढने में 11 घंटे लग जाते हैं। अपने प्रेमी के चक्कर में शाहिदा ने अपने शौहर की बलि चढ़ा दी, शौहर को टुकड़ों में काट दिया, अपने बच्चों का भविष्य खराब कर दिया। शाहिदा कोई और उपाय भी अपना सकती थी। वो इस बारे में रईस से बात कर सकती थी, वो उसको तलाक दे सकती थी। ऐसी घटिया हरकत करने की जरूरत नहीं पड़ती। बच्चों के सिर पर से उसने पिता का हाथ छीन लिया। उसने अपना सुहाग अपने हाथों बर्बाद कर दिया। एक माता पिता से उसका बच्चा छीन लिया, एक भाई से उसका भाई छीन लिया। इंसान इश्क में इस कदर पागल हो जाता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आता। शाहिदा पे भी इश्क का बुखार कुछ इसी तरह से चढ़ा हुआ था कि वो सही गलत के बीच का डिफरेंस समझ ही नहीं पाई। अगर उसे अमित के साथ ही रहना था और रईस को छोड़ना ही था तो बहुत सारे उपाय हैं। वो तलाक दे सकती थी, वो जा सकती थी अमित के साथ, वो निकाह की जगह पे शादी कर सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने गलत रास्ता ही चुना। कहते हैं ना कि इश्क में पागल इंसान गलती की तरफ बढ़ ही जाता है, तो ऐसा ही शाहिदा ने भी किया और उसने अपने हाथों अपना जीवन बर्बाद कर लिया। इसलिए इश्क करे, सोच समझ के करे, बुद्धि भर नष्ट ना होने दे। बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए कोई भी चीज़ अच्छी लगती है। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जरूर दें कि आप किस तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं और आपको ये कहानी कैसी लगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, मैं फिर लौटूंगी एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।